Hello to all. Myself, Neetu Rani, Assistant Professor, Department of Sociology, Mahila College, Dalmia Nagar. And today's our topic is circulation of elite, अर्थात अभिजन का परिभ्रमण। और ये जो सिद्धांत है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो विल्फ्रेडो परेटो के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आज हम इस शीर्षक के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पूर्व हम विल्फ्रेडो परेटो के जीवन और उनके महत्वपूर्ण योगदानों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विल्फ्रेडो परेटो एक इटालियन व्यक्ति थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए हैं। उनका जन्म 5 जुलाई 1848 में पेरिस में हुआ था और उनकी मृत्यु 19 अगस्त 1923 को 75 वर्ष की अवस्था में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। अगर सोशियोलॉजी के क्षेत्र में हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे प्रमुख अवधारणाओं को दिया है जिसकी हम आगे बात करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी बहुत सारे नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिनमें से कुछ की चर्चा हम आगे के स्लाइडों में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम उनके मेन कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो अगर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखें तो उसमें हम देखते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है वो उनका प्रतिपादन जो है वो पैरेटो के द्वारा ही किया गया था, जिसमें बताया गया था कि समाज में जो आय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या वितरण होता है वो किस तरह से होता है और किस आधार पे होता है। जबकि अगर सोशियोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो वो पहले फाउंडर माने जाते हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी के क्षेत्र में मैथ्स और इकोनॉमिक्स का प्रयोग प्रारंभ किया। इसके अलावा उनका एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी है कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोशल साइकिल थ्योरी, जिसे हम सर्कुलेशन ऑफ एलीट की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, उसका प्रतिपादन समाजशास्त्र के क्षेत्र में किया। यानी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन सोशियोलॉजी के क्षेत्र में आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अगर कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो हम प्रमुख पुस्तकों में कुछ पुस्तकों का नाम ले सकते हैं, जिसमें से पहला है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी 1884, सेकेंड है द राइज एंड फॉल ऑफ एलिट्स 1891 और थर्ड और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है द माइंड एंड सोसाइटी 1935। ये जो बुक है ये इसलिए भी समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी बुक में सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी का प्रतिपादन पैरेटो ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट की थ्योरी क्या है और उसके विभिन्न पक्ष क्या क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट की जो थ्योरी है उसकी व्याख्या अगर हम करने के लिए सोचें तो उसे दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला है प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग वन एलीट टू अदर, यानी सर्कुलेशन का एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक एलीट जो होता है वो दूसरे एलीट को रिप्लेस करता है या उसके स्थान से उसे हटाता है। और सेकंड है मूवमेंट पीपल फ्रॉम नॉन एलीट टू एलीट ग्रुप्स, यानी जनरल मासेस में जो लोग होते हैं वो खुद को उस सर्कुलेशन के द्वारा पहले तो नॉन एलीट वर्ग में शामिल करते हैं और फिर उसके बाद नॉन एलीट से वो एलीट्स क्लास में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सर्कुलेशन सोसाइटी में उत्पन्न होता है उसे ही हम सर्कुलेशन ऑफ एलीट कहते हैं। क्योंकि इस सिद्धांत को बनाने में या प्रतिपादित करने में उन्होंने बहुत सारी बेसिक अजम्पशंस भी बताए हैं
जिससे हम उनकी बेसिक मान्यताएं जो हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें प्लेटो ने बताया है कि मानव व्यवहार के हमेशा दो पक्ष होते हैं, या मानव की क्रियाओं के दो पक्ष होते हैं, जिसको उन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला है लॉजिकल एक्शन। लॉजिकल एक्शन को उसमें उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि मीन्स एंड गोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। यानी प्लेटो का यहाँ कहना है कि जो भी व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है, लॉजिकल एक्शन यानी तार्किक क्रियाएं, यानी जो भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उस क्रियाओं के संपादन में और व्यक्ति या कर्ता के दिमाग में जो है वो साधन और लक्ष्य के बीच एक तार्किक संबंध होता है। अगर उदाहरण स्वरूप अगर हम समझें तो कह सकते हैं कि यदि कोई एक इंजीनियर है तो वो पुल बनाना चाहता है, तो वह उसके लिए योजनाओं का एक खाका तैयार करता है या नक्शा तैयार करता है। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि उसके द्वारा यह जो क्रिया की जा रही है वह एक तार्किक क्रिया है, क्योंकि इसमें लक्ष्य और उसको प्राप्त करने के साधन के बीच एक रिलेशन दिख रहा है। दूसरी क्रिया जो होती है वो है नॉन लॉजिकल एक्शन, यानी अतार्किक क्रियाएं। इसे अतार्किक क्रियाएं भी कहते हैं। तो नॉन लॉजिकल एक्शन जो होते हैं उसको करते समय कर्ता के दिमाग और संपादित क्रिया के बीच कोई तार्किक संबंध नहीं होता है, यानी उसके मीन्स और गोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम अतार्किक क्रिया या नॉन लॉजिकल एक्शन कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप जैसे सिगरेट पीना एक अतार्किक क्रिया है, क्योंकि सभी को पता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पर तब भी लोग जो होते हैं वो उस क्रिया को करते हैं। तो तर्क के आधार पर हम इस क्रिया की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के एक्शन को, इस तरह की क्रिया को हम नॉन लॉजिकल एक्शन कहते हैं। प्लेटो का जो अध्ययन का मुख्य बिंदु है वो मेनली नॉन लॉजिकल एक्शंस ही हैं, और उसे उन्होंने डिफाइन करने की भी कोशिश की है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वी परफॉर्म नॉन लॉजिकल एक्टिविटीज़, वी ऑलवेज ट्राइज टू मेक इट रैशनल और टू शो अदर्स इट इज़ रैशनल। इट इज़ नॉन लॉजिकल बाय नेचर। यानी प्लेटो यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो भी अतार्किक क्रियाएं करते हैं वो तो हमारी हमेशा यह कोशिश होती है कि हम उसे तार्किक साबित करें, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि वो जो क्रियाएं होती है वो अपने स्वाभाविक रूप में, अपने नेचुरल वे में अतार्किक ही होती हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो कहते हैं, देयर आर नॉट लॉजिकल विच डजंट मीन दे आर इलॉजिकल। नॉन लॉजिकल एक्शन इज द एक्शन विच इज गाइडेड बाय सेंटिमेंट्स एंड अदर नॉन लॉजिकल फैक्टर। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्लेटो कहते हैं कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं भले ही वो अतार्किक क्रियाएं हों, पर उनको करते समय हम उनको करने के लिए जो हम फोर्स होता है वो हमारी संवेदनाएं होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि ये क्रियाएं जो है असंगत हैं या अतर्क संगत होती हैं, जैसा कि दूसरे अतार्किक कारणों के कारण भी यह संचालित और निर्देशित होती हैं। इस तरह से उन्होंने बताया है कि मनुष्य के द्वारा की गई अतार्किक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, यानी व्यक्ति जो भी अतार्किक क्रियाएं करता है उनके पीछे दो एलिमेंट्स या दो मुख्य तत्व होते हैं जो उसकी अतार्किक क्रियाओं को निर्धारित करते हैं, जिसमें से उन्होंने पहली एलिमेंट की जो चर्चा की है वो है रेसिड्यूज़।
तो रेसिड्यूज जो हैं, रेसिड्यूज आर द रीज़न एंड मेजर मोटिव फॉर बिहेवियर, इट इज़ कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ थ्योरी, इट इज़ नेचुरली डन बाय ह्यूमंस। यानी उन्होंने यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है कि मानव का यह स्वभाव होता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि वह अपनी अतार्किक क्रियाओं को हमेशा तार्किक साबित करने की कोशिश करता है, और इसके लिए वो रेसिड्यूज यानी विशिष्ट चालक का प्रयोग करता है। तो विशिष्ट चालक को डिफाइन करें अगर, तो वो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे के वैसे प्रमुख कारण या मोटिव हैं जिससे कि कोई व्यक्ति जो होता है एक सर्टन वे में एक विशेष तरीके से व्यवहार करने को प्रेरित होता है। जैसे कि हर सोसाइटी में हम जानते हैं कि एक जनरल बिलीफ सिस्टम होता है, और वो जो है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। और यदि उस सोसाइटी से बिलोंग करने वाला कोई व्यक्ति होता है तो किसी भी विशेष परिस्थिति में वह एक जैसे ही व्यवहार करते हैं। यहाँ पे यह थ्योरी का जो होता है वो कांस्टेंट पार्ट है, ये भाग जो होता है स्थिर होता है और यह मानव के द्वारा स्वाभाविक रूप में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे ही हम भगवान की मूर्ति या ऐसा कुछ प्रतीक देखते हैं तो हम श्रद्धा से अपने हाथ जोड़ लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी रेसिड्यूज़ के कारण होता है, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम में, हमारे सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम में है जिसे हमने आत्मसात कर लिया है, जिसे सीखा है। और इस तरह अतार्किक क्रिया जो होती है उसका दूसरा भाग होता है डेरिवेशन। तो डेरिवेशंस आर द एक्सक्यूजेज, जस्टिफिकेशन, रेशनलाइजेशन वी गिव फॉर आवर बिहेवियर। इसे पेरेटो ने भी परिभाषित करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू पेरेटो, डेरिवेशन आर नथिंग बट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन लॉजिकल एक्शन। तो यहाँ पे डेरिवेशन, जिसे हम भ्रांत तर्क कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये वास्तव में मानव जो अतार्किक व्यवहार या क्रिया करते हैं उनको साबित करने के लिए या उनके औचित्य को साबित करने के लिए दी गई व्याख्या या स्पष्टीकरण होता है, या उसे जस्टिफिकेशन कहिए या फिर एक्सप्लेनेशन कहिए। तो मानव व्यवहार के द्वारा जो अतार्किक क्रियाएं की जाती हैं उसको सही साबित करने के लिए जो हम तर्क देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसे ही हम डेरिवेशन कहते हैं। तो इस तरह से इन अवधारणाओं के बाद हम आते हैं एलिट्स थ्योरी के मुख्य बिंदुओं पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एलिट थ्योरी जो है वो विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा दी गई है, लेकिन पेरेटो के पहले सी राइट मिल्स और मोस्का जैसे विद्वानों ने भी एलिट की चर्चा की है। तो मोस्का के से प्रभावित होकर ही पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट की अवधारणा दी है। तो एलिट के लिए हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में एलिट्स होते क्या हैं। तो अगर एलिट्स की बात करें तो एलिट्स जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी का वैसा समूह होता है जो समाज के किसी भी क्षेत्र में उच्च परिस्थिति को प्राप्त किया रहता है और सम्मानित व्यक्ति होता है। यानी जो वैसे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र में शीर्ष पे होते हैं, ऑन द टॉप होते हैं, वैसे व्यक्तियों को हम एलिट्स कहते हैं। और इनकी संख्या जाहिर है बहुत कम ही होती है। और ये जो एलिट्स होते हैं वो समाज के विकास और प्रगति में निर्धारक भूमिका निभाते हैं। इस आधार पे उन्होंने एलिट को दो भागों में बांटा है। पहला है गवर्निंग एलिट, जिसे उन्होंने लायंस कहा है। दूसरा है नॉन गवर्निंग एलिट, जिसे उन्होंने फॉक्सेस कहा है। तो और उन्होंने इनकी चारित्रिक विशेषताओं की भी चर्चा की है, जिसे हम आगे जानेंगे। गवर्निंग एलिट की विशेषताओं की चर्चा करते हुए पेरेटो बताते हैं कि गवर्निंग एलिट जो होते हैं वो पावरफुल पॉलिटिकल एलिट होते हैं।
अर्थात गवर्निंग एलिट वैसे एलिट होते हैं जो डायरेक्ट शासन या प्रशासन में भाग लेते हैं और वो सत्ता पे काबिज होते हैं। उनमें उनमें परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स की भावना होती है या रेसिड्यूज होते हैं। यानी गवर्निंग एलिट जो होते हैं वो उनमें अस्थायित्व का भाव होता है और वो रूढ़िवादी कुलीन वर्ग से होते हैं। वो जो होते हैं वो आदर्शवादी लक्ष्यों पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वो बल प्रयोग में भी नहीं हिचकते हैं और वो बल प्रयोग के द्वारा ही अपनी सत्ता का संचालन करते हैं। अगर इस तरह हम देख रहे हैं कि समराइज करने पे हमें बहुत सारे गुणों या विशेषताओं के बारे में जानने को मिलता है गवर्निंग एलिट के बारे में। तो फिर हम आते हैं दूसरे एलिट यानी नॉन गवर्निंग एलिट की चर्चा पर। तो नॉन गवर्निंग एलिट जो होते हैं वो समाज में बहुत ही धनी तो होते हैं लेकिन उनका शासन या प्रशासन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो उससे अलग होते हैं। लेकिन नॉन गवर्निंग एलिट जो होते हैं वैसे दबाव समूह के रूप में भी कार्य करते हैं जो अपनी नीतियों के द्वारा सरकार के कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इनमें रेसिड्यूज ऑफ कॉम्बिनेशन पाया जाता है, यानी उनमें समायोजन करने की क्षमता होती है, उसके विशिष्ट चालक पाए जाते हैं। यानी वो किसी भी परिस्थिति के अनुसार खुद को समायोजित और अनुकूलित कर लेते हैं। वो प्रेफर करते हैं मेटलिस्टिक गोलों को और उनमें कैपेसिटी होती है क्रिएट करने की, नई चीज़ों को इन्वेंट करने की। और उनके साथ एक चीज़ ये भी होती है कि वो उनमें इमोशनल अपील के द्वारा यानी भावनात्मक अपील के द्वारा वो लोगों से समर्थन हासिल करते हैं और लोगों को मैनिपुलेट करके सत्ता में आ भी जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो गवर्निंग एलिट और नॉन गवर्निंग एलिट को डिफाइन करते हैं। इस आधार पे पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट की थ्योरी को डिफाइन करने की कोशिश करते हुए ये कहा है कि that are all society and civilization have a class of elite and all have similar distribution of power, income and wealth. Hence, every society is based on two groups, governing elite and non-governing elite. When these upper class people are acting for the benefits of improving their own self, there is a set of people suffering from such complaisance, and this is usually the result of circulation of elite. यानी इस व्याख्या में पेरेटो यह बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी सोसाइटी हो या सिविलाइजेशन हो, सभ्यता हो, वहाँ पे हमेशा से ही पावर, इनकम और वेल्थ का बंटवारा रहता है और इसके कारण हमेशा सोसाइटी में दो ग्रुपों का उदय होता है। पहला है गवर्निंग एलिट और दूसरा है नॉन गवर्निंग एलिट। इस तरह से जब अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो जब अपने हितों को साधने में लग जाते हैं, अपने हितों की पूर्ति करने लगते हैं, तो यह जो व्यवस्था होती है उसके कारण दूसरे लोग यानी आम जनता जो होती है वो सफ़र करती है, वो कष्ट झेलती है। तो इस तरह से परिवर्तन जो होता है वो अवश्यंभावी हो जाता है, जिसे हम सर्कुलेशन ऑफ एलिट के तौर पे जानते हैं। इस तरह से पेरेटो ने बताया कि आखिर समाज में एलिट्स क्लास का उदय कैसे होता है और उदय होने के साथ वो किस तरह से अपने कार्यों को संपादित करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और समाज में परिवर्तन कैसे होता है, यानी कैसे वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो बताते हैं कि जब भी समाज में राजनीतिक व्यवस्था ऐसे लोगों की मांग करती है जो बदली हुई परिस्थितियों या बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक हो जाता है कि गैर शासकीय वर्ग के लोग जो होते हैं
क्योंकि वो बहुत ही कनिंग होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं और समायोजन तथा नवाचार करने की जो उनमें क्षमता होती है, इस कारण वो खुद को चेंज करके फिर से सत्ता में आ जाते हैं। इस तरह से यह जो परिवर्तन है, यानी ये जो चक्रीय व्यवस्था है, सर्कुलेशन है, एलिट से नॉन एलिट, नॉन एलिट से एलिट में सदा लगातार चलती रहती है और यह व्यवस्था दुनिया के लिए अवश्यंभावी हो जाती है, ऐसा पेरेटो का मानना है। यहाँ पर एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि पेरेटो ने एलीट वर्ग की जो महिमा मंडन किया है, तो उसके कारण उन्हें एलीट क्लास का या बुर्जुआस का कार्ल मार्क्स भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एलीट क्लास के हितों की बात की है। इस तरह से उनकी आलोचनाएं भी होती है बहुत सारी। तो अगर आलोचनाओं की हम बात करें तो कुछ प्रमुख बिंदुओं की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। पहला है, देयर इज़ अ नो मेथड ऑफ मेजरिंग क्वालिटीज़ ऑफ गवर्निंग एलीट एंड नॉन गवर्निंग एलीट। यानी उन्होंने जो बताया है कि गवर्निंग एलीट लायंस होते हैं और नॉन गवर्निंग एलीट फॉक्सेस होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उसको मापने का कोई सटीक या वैज्ञानिक तरीका अभी उपलब्ध नहीं है, तो जो उनके सिद्धांत को स्पष्ट करने में व्यवधान उत्पन्न करता है। दूसरा है, डेरिवेशन एक्शन ऑलवेज चेंज विद द टाइम एंड सोसाइटीज सिचुएशन। तो दूसरे क्रिटिसिज्म में ये बताया गया है कि डेरिवेशन जो होता है वह मुख्यतः डेरिवेशन एक्शन जो होता है वो हमेशा सोसाइटी के अकॉर्डिंग, यानी सोसाइटी के अनुसार और समय और परिस्थिति के अनुसार हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, तो जिससे कि उनके सिद्धांत में अस्पष्टता आ जाती है। और तीसरा है, डिफरेंस बिटवीन लायंस एंड फॉक्सेस इज़ नथिंग बट स्टाइल ऑफ रूल। जैसा कि उन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में कि लायन और फॉक्सेस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से जो शासन को संभालते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये सिर्फ शासन करने के तरीके का अलग होना साबित होता है, बल्कि लेकिन उनका जो अंतिम लक्ष्य होता है वो तो सत्ता को प्राप्त करना ही है। तो इस तरह से हम लायंस और फॉक्सेस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं। इस तरह से लास्ट में आज हमने देखा कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट की पूरी अवधारणा क्या है, इसके विभिन्न या मुख्य बिंदु क्या हैं और एलीट किसे कहते हैं और समाज में इन सर्कुलेशन ऑफ एलीट के कारण कैसे परिवर्तन होता है, ये सभी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। आशा है यह सिद्धांत अब आपके लिए उतना अपरिचित नहीं रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।